तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वह है 10th का मॉडल पेपर और भूगोल का। मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा और पॉइंट वाइज जो एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या चीज करना है, और मॉडल पेपर का एक एक सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा। सिर्फ सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैंने पहले बना दिया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों का 10th का मॉडल पेपर भूगोल में क्या रखा गया है कि लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है। तो इसका उत्तर आपके सामने देख सकते हैं, समझ लीजिए इसको दोस्तों कि लाल मिट्टी की रचना जो कैसे होती है कि लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, जलवायु में जो क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं उसके कारण जो सेल होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, जिसके कारण लाल मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। यह चीज आप लोगों को एग्जाम में जरूर लिखना है कि इस मिट्टी में क्या होता है, सिलिका और आयरन ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण यह हल्का पीला कलर लाल कलर का दिखता है। ठीक है, और यह मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है और पानी के संपर्क में आने से हल्की पीली दिखाई देती है। तो इतना आप लोग आंसर लिखेंगे तो इसके लिए आप लोगों को मिलेगा 2 मार्क्स। समझ में आ गया। तो लाल मिट्टी की रचना कैसे होती है ये इसका आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। ठीक है, तो लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु में हो रहे परिवर्तन के कारण सेलों के टूटने फूटने से होती है। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो दोस्तों यहां सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है कि जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी नदी जो है अपने जल के साथ, जल के बहाव के साथ जो मिट्टी बहा कर लाती है उस मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, और इस पहले आप लोग जलोढ़ मृदा का डिफिनेशन लिख दीजिएगा यहाँ 2 लाइन में, और इसके बाद आप लोगों का इसका विशेषता लिखिएगा कि जलोढ़ मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो इसका विशेषता देख सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसे लिखिएगा, तब आप लोगों का यदि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मिलेगा, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखना है। तो सबसे पहला विशेषता देखिए कि जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है, यह हाई फर्टाइल होता है और इस मृदा में पोषक तत्वों की भरमार पाई जाती है। मतलब इस पे जो न्यूट्रिशन होता है मिट्टी का वो भरमार पाया जाता है, जैसे पोटास, फास्फोरस तथा चूना, जो कि उपजाऊ के लिए जरूरी है। और तीसरा जो पॉइंट है कि जलोढ़ मृदा में गहन कृषि की जा सकती है, ये तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा। और चौथा, इस मृदा में रेत, सिल्ट तथा मृतिका एक उचित मात्रा में पाया जाता है। तो ये 4 पॉइंट लिखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 4 मार्क्स। तो जलोढ़ मृदा ये आएगा एग्जाम में। तो जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, तो जलोढ़ मृदा से हो सकता है बांगर पूछ दे, खादर पूछ दे कि नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को क्या कहते हैं। तो ये सब चीज पढ़ना जरूरी है। तो नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाई जाती है अपने बहाव के कारण, तो उस मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं और इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और इसको याद करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए परंपरागत तथा गैर परंपरागत, यहां पर जो है गैर भी होगा, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर बताना है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों आप लोग को एग्जाम में 2 पार्टीशन बना लेना है कॉपी का, एक तरफ लिखना परंपरागत और एक तरफ लिखना है गैर परंपरागत। समझ में आ गया। तो आप लोगों को एग्जाम में 2 पार्टीशन बना लेना है ऐसे करके, इधर लिखना है परंपरागत तो इधर लिखना है गैर परंपरागत। ठीक है, और परंपरागत में क्या लिखेंगे कि ऊर्जा का वैसा स्रोत जिनका प्रयोग बहुत पहले से किया जाता आ रहा है। मतलब हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं ऊर्जा का वैसा स्रोत का प्रयोग, उसको कहते हैं परंपरागत। मतलब जो परंपरा से उसका उपयोग हम करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, इन सब चीजों का प्रयोग होता आ रहा है। और ये दूसरा अंतर, इस पे क्या लिखेंगे तो उसी तरह से उस साइड में गैर परंपरागत में क्या लिखेंगे कि ऊर्जा का वैसा स्रोत जिनका प्रयोग हाल ही से स्टार्ट हुआ उसको गैर परंपरागत कहते हैं, और जो पहले से उपयोग होता आ रहा है उसको परंपरागत कहते हैं। दूसरा नंबर और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। यह अनवीकरणीय है, समझ में आ गया। यह ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है तथा भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, और जबकि गैर परंपरागत जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। समझ में आ गया। तो दूसरा अंतर ये लिखना है। तीसरा अंतर आपके सामने, यह प्रदूषण फैलाता है। समझ में आ गया। यानी परंपरागत जो ऊर्जा का स्रोत है वो प्रदूषण फैलाता है और जो गैर परंपरागत है वो नहीं फैलाता। और चौथा अंतर है, यह सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। जब अनवीकरणीय है तो सीमित मात्रा में पाया जाएगा। और पांचवा अंतर लिख देंगे, ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इनके उदाहरण है। समझ में आ गया। तो जो हम यहाँ पर लिखे हैं पॉइंट, सेम उल्टा लिख देना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए। समझ में आ गया।
जो यहाँ पर मैंने लिखा है सभी, इसका सेम ऑपोजिट लिख देना है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के लिए, ठीक है। और कॉपी को दो पार्ट में पार्टीशन करके इधर लिखिएगा परंपरागत तो इधर लिखिएगा गैर परंपरागत, तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि वर्षा जल संग्रहण के क्या उद्देश्य हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों, पहले उसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है वर्षा जल संग्रहण की क्या उद्देश्य है, तो वर्षा जल को भविष्य में उपयोग के लिए संरक्षित करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संरक्षण कहते हैं। यानी वर्षा जल को, जो रेन वाटर होता है, उसको भविष्य के लिए स्टोर करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। समझ में आ गया। और इसका क्या क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य देख सकते हैं। 1 नंबर भूमि के जल स्तर को ऊंचा रखना, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको ऊंचा रखना है मेन उद्देश्य। दैनिक जीवन में पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, हमारे जो घरेलू उपयोग है उसकी पूर्ति के लिए भी वर्षा जल को आप संग्रह कर सकते हैं। और कृषि हेतु जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जैसे कि देख सकते हैं तालाबों में वर्षा जल संग्रहित हो जाता है, डोभा में संग्रहित हो जाता है, गड्ढे में संग्रहित हो जाता है, उसको उपयोग कृषि में किया जाता है। और गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता के लिए, यानी इस जो समर सीजन होता है उस पे वाटर का जो क्राइसिस होती है उस पे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं वर्षा जल को स्टोर करके। तो ये इतना पॉइंट आप लोगों को लिखना है। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल दुर्लभता क्या है तथा इसके मुख्य कारण बताइए। जल दुर्लभता, तो इसका डेफिनेशन देखिए, याद कीजिए, सबसे पहले समझिए कि जब हमारी मूल आवश्यकता के लिए जल का अभाव होता है तो वैसी स्थिति को जल दुर्लभता कहते हैं। समझ में आ गया। मूल आवश्यकता के लिए जब हमारी मूल आवश्यकता के लिए जल का अभाव हो जाएगा, मतलब पीने के लिए नहीं मिलेगा, खाना बनाने के लिए नहीं मिलेगा, खेती करने के लिए नहीं मिलेगा, तो ऐसी अवस्था को जल दुर्लभता कहते हैं। ठीक है। जब हमारी मूल आवश्यकता, जो मेन जरूरत है, उसके लिए ही यदि जल ना मिले तो वैसी स्थिति को जल दुर्लभता कहते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, जल दुर्लभता क्यों होता है, तो देखिए 5 नंबर है तो 5 पॉइंट मैंने लिखा है कि समाज में जल का असमान वितरण, यानी जल का जो है असमान अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं डब्बे लगाकर लाइन लगाने पड़ते हैं, तो कहीं जल की कोई किल्लत नहीं है। तो समाज में जो है अनइक्वल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है जल का जो बंटवारा है वो असमान है। दूसरा जो पॉइंट है वृहद जनसंख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या जो बढ़ रही है दिनों दिन, वह भी जल दुर्लभता के लिए एक कारण है। पहले 10 लोगों को जल चाहिए था, अब 100 लोगों को जल चाहिए, तो जल तो उतना ही है। अब तीसरा नंबर देख सकते हैं, जल का अत्यधिक दुरुपयोग होना, यानी जल का जो है मिसयूज किया जाता है, इसी के कारण जो है तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि जल दुर्लभता में तीसरा कारण जल का अत्यधिक दुरुपयोग होना। चौथा कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण से भी जल की क्राइसिस होती है। और 5वां कारण है वाटर पॉल्यूशन, मतलब जल का प्रदूषण। तो इतने जो पॉइंट्स मैंने बताए, इन सबको आपको याद करके लिखना है एग्जाम में, जिससे जल दुर्लभता होती है। और जल दुर्लभता क्या है, जब हमारी मूल आवश्यकता के लिए जल यदि ना मिलेगा तो वैसी स्थिति को जल दुर्लभता हम लोग कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर देख सकते हैं कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। ठीक है। तो जो राइस कल्टीवेशन होता है उसके लिए जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होता है, देख सकते हैं। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों का होना आवश्यक है। तो क्या क्या चावल खेती करने के लिए क्या क्या जरूरत है। पहला, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा का होना जरूरी है, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा वर्षा की जरूरत होती है, बिना वर्षा का ये संभव नहीं है, मतलब पानी ज्यादा लगेगा सिंचाई में। समझ में आ गया। 100 से 150 सेंटीमीटर का वर्षा होना जरूरी है। दूसरा है 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए चावल की खेती करने के लिए। यहाँ क्लियर है। 1 नंबर में वर्षा, 2 नंबर में तापमान, और तीसरा नंबर है समतल कृषि योग्य भूमि का होना जरूरी है, मतलब जो प्लेन लैंड होता है समतल, उसका होना जरूरी है। और चौथा है आवश्यकता पड़ने पर ऊंचे सिंचाई का प्रबंध होना जरूरी है। अब आप खेती कर रहे हैं, चावल की धान लगा दिए हैं और वर्षा ही नहीं हो रही, तो आपके पास एक ऑप्शनल होना चाहिए इरिगेशन का, जो इरिगेशन मैनेजमेंट जो है एक ऑप्शनल होना चाहिए। और फिर नंबर है जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी का होना जरूरी है। तो इस प्रकार की मिट्टी में ये चावल की खेती ज्यादातर होती है, जो कि अत्यधिक उपजाऊ, आपको प्रोडक्ट जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और ये भूगोल का मैंने करा दिया सब्जेक्टिव सॉल्यूशन एक एक करके, आप लोगों को आप कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको याद कीजिए। इकोनॉमिक्स और अन्य सब्जेक्ट्स का मैं करा दूंगा, और शाम में इसका एक टेस्ट भी ले लूंगा लाइव आकर के। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।